नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता। मेरी क्वालिफ़िकेशन है, पहले मैंने बीपीटी की थी, उसके बाद मैंने मास्टर्स की है। मास्टर्स में मेरी स्पेशलाइजेशन है ऑर्थो फिजियोथेरेपी में। उसके बाद मैंने डिफरेंट शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ किए और इन कोर्सेज़ के बाद जैसे मुझे क्लिनिकल में बहुत हेल्प मिलती है या फिर अगर आप जैसे टीचिंग में जाना चाहें तो भी हेल्प मिलती है। तो मेन टॉपिक रहेगा कि आफ्टर बीपीटी आपको क्या करना चाहिए। जैसे आपने 12th की, इसमें मेडिकल प्रोफेशन था आपका, साथ में फिर आपने बीपीटी की। बीपीटी तक आपकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उसमें आप छोटे छोटे शॉर्ट टर्म जैसे क्लासेस भी लेते हो। टेपिंग का हो गया, कपिंग का हो गया। उसके बाद आपकी स्पेशलाइजेशन आती है। स्पेशलाइजेशन आप मास्टर जब करते हो तो मास्टर्स में वही चीज़ें एक वास्ट लेवल पे सिखाई जाती हैं। जैसे जब मैंने मास्टर्स ऑर्थो में की तो बहुत सारी टेक्निक थी ऐसी जो बीपीटी में कंप्लीट नहीं की गई थी, जो हमें शॉर्ट उस पर सिखाई गई थी, उसको हमने डिटेल में जाना। जैसे मायोफेशियल रिलीज टेक्निक जो एक वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा जैसे आपका ट्रिगर पॉइंट रिलीज थेरेपी और डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आपको डिटेल में पढ़नी होती है। फिर जैसे जो मोडेलिटीज़ हैं उनको भी आप डिटेल्ड एनालिसिस करते हो, पढ़ते हो और एक रिसर्च सबमिट करते हो। आप रिसर्च होती है कि आपको कुछ पेशेंट्स हैंडल करने होंगे। आफ्टर दैट आपको उनका डाटा कलेक्शन होगा और एक रिसर्च सबमिट करोगे जिसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज होते हो कि यस आपने जो भी रिसर्च की है वो रिसर्च आपकी पब्लिश होगी और वो आपने फुलफिल की है या नहीं। तो ये तो हो गई कि जर्नल जो एमपीटी में होता है तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा। आगे है मास्टर्स आप किस चीज़ में कर सकते हो। मास्टर्स आप डिफरेंट, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे आपका ऑर्थो में इंटरेस्ट है तो आप ऑर्थो में कर सकते हो। स्पोर्ट्स है, गायनी है, न्यूरो है एंड मैनी अदर। तो ये जितनी भी हैं आप इनमें कर सकते हो। या फिर आप इसके जस्ट बाद, बीपीटी के जस्ट बाद सर्टिफाइड कोर्सेज भी कर सकते हो। जैसे जो जिन्होंने पहले से सर्टिफिकेशंस ली हुई हैं, पेल्विक फ्लोर है या फिर आपका एमएफआर है या फिर आपका टेपिंग है या कपिंग है, इसमें आप बाहर से भी और इंडिया से भी आप स्पेशलाइज या सर्टिफाइड हो सकते हो। जैसे मोबिलाइजेशन है, एमईटी है, एनडीटी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। ये स्पेशलाइजेशन होने के बाद या तो आप टीचिंग में जाओगे या क्लिनिकल में जाओगे। तो टीचिंग में अगर आप जाते हो और एक थर्ड पार्ट आ गया है नॉन क्लिनिकल भी। सो टीचिंग में क्या होता है कि जैसे आपने मास्टर्स की, मास्टर्स के बाद आपने पीएचडी में एनरोलमेंट कर दिया और उसके बाद आप टीचिंग करने लगे, किसी भी कॉलेज में पढ़ा रहे हो या फिर आप ऑनलाइन सेशंस ले रहे हो या फिर आप वर्कशॉप्स ले रहे हो, तो वो एक एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो गया। आप टोटली डिफरेंट चले गए। फिर होता है क्लिनिकल। क्लिनिकल में आप अपना सेटअप डाल सकते हो। आप आईएपी से ऑथोराइज्ड होने चाहिए। अगर आप दिल्ली कर रहे हो तो दिल्ली से आप ऑथोराइज्ड होने चाहिए। हरियाणा की भी काउंसिल है तो हरियाणा से भी आप ऑथोराइज्ड होने चाहिए। या फिर आप जिस भी स्टेट में कर रहे हैं अगर वहाँ पे है तो आप वहाँ से ऑथोराइज्ड रहने चाहिए। वो आप अपना क्लिनिक रन कर सकते हो। साइड बाय साइड आप अपना अप स्किल कर सकते हो। कोई भी सर्टिफाइड कोर्सेज जो भी आपको लगे कि यस ये मेरी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें हेल्प कर सकते हैं, वो आप साथ के साथ करिए ताकि आपकी नॉलेज भी ब्रशिंग अप होती रहे। और जैसे ही कोई भी केसेस आते हैं तो यस, जैसे मान लो टीकेआर का केस आया तो यू गो एंड स्टडी डीपली कि उसमें क्या क्या हो सकता है और आप क्या क्या नया इंटरवेंशंस लेके आ सकते हो। और ये दोनों ही केस में होता है। आप एजुकेशन में जाके भी रिसर्च कर सकते हो, आप क्लिनिकल में हो तब भी अपने पेशेंट्स का डाटा कलेक्शन कीजिए, उस डाटा को आप पब्लिश करवा सकते हो अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो ज़रूर। थर्ड जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि थर्ड जो टॉपिक है नॉन क्लिनिकल, जिसका जो अवेयर ही नहीं होते हैं लोग, और यस इसके लिए मैंने भी जॉब की थी कुछ टाइम के लिए। इट वॉज गुड एक्सपीरियंस और ये बहुत अच्छा है, नो डाउट। अगर आपका क्लिनिकल में इतना इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपका एजुकेशन में नहीं है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। उसमें क्या रहता है कि नॉन क्लिनिकल में जैसे क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर की जॉब है और जैसे मेडिकल राइटर, अंडर राइटर की जॉब है या फिर जैसे मैनेजर लेवल तक आप जा सकते हो उसमें भी।
तो डिफरेंट कंपनीज़ हैं। मैंने पर्सनली ऑप्टम में कुछ साल जॉब की थी, 1 साल के लगभग, 1-1.5 साल। और उसके बाद मैंने केयर हेल्थ भी ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे भी मेडिकल जो बैकग्राउंड से लोग होते हैं उनकी ज़रूरत रहती है। तो यस, अगर आप सर्कमस्टांसेस भी होते हैं आफ्टर बीपीटी, अगर आप जाना चाहो, अपना करियर बनाना चाहते हो, तो यस, आप नॉन क्लिनिकल में जा सकते हो। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो मैं कहूँगी कि आप क्लिनिकल में ही रहिए, जिसके लिए आपने कोर्स ज्वाइन किया था। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है और आपकी क्लिनिकल स्किल्स भी अच्छी हैं तो आप एजुकेशन में जाइए और बच्चों को भी पढ़ाइए और बच्चों को भी थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए। यस, इट्स डिपेंड अपॉन अपॉर्चुनिटीज़। सो अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं है। देखो, बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी, आज मेरा वीडियो बनाने का भी मन इसीलिए था। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, MBBS ले लिए, BMS ले लिए या कोई भी BDS ले लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसमें टॉप पे रहेगा। तो ऐसे ही फिजियोथेरेपी का है, ऐसा नहीं है कि आपने फिजियोथेरेपी कर ली, आपको जॉब नहीं है या आपको सैलरी बहुत कम है। नहीं, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट है जो 1.5-2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। वो भी फिजियोथेरेपिस्ट है जो 10,000 में ही अपना, ठीक है, सेटिस्फाइड है। मे बी उनकी अलग अप्रोच है, मे बी उनका अलग सिनेरियो है कुछ। और यस, देयर इज सर्कमस्टांसेस। और जो मैं, मतलब मेरे साथ बहुत सारी फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट एग्री करेंगी। देखो, स्टडीज़ में कोई कम नहीं रहता, बट यस, आफ्टर फैमिली कुछ साल का गैप हो जाता है, तो उसके बाद क्या रहता है कि आपके पास कुछ ही ऑप्शन बचते हैं। और जब आप अपनी स्टडीज़ या फिर आप अपनी प्रैक्टिस रिज्यूम करते हो, यस, देयर इज़ मैनी सर्कमस्टांसेस जो आपको फेस करने पड़ते हैं। तो यस, लेकिन आप अपनी कम बैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आई थिंक यू हैव टू स्टडी हार्ड। और फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा है, बहुत स्कोप्स हैं, बाहर तो बहुत ज़्यादा स्कोप्स हैं। और अवेयरनेस, ऐसा कुछ नहीं है, अवेयरनेस यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अवेयरनेस कौन बढ़ाएगा? जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको नॉलेज है, तो आप बताइए ना, आप उसको छुपा क्यों रहे हो? जो आप में टैलेंट है, आप उसको बाहर लेके आइए, उसको बताइए, पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि आपको किस चीज़ की नॉलेज है और आप कितना कर सकते हो और पेशेंट को कैसे ठीक कर सकते हो। आप जब एक पेशेंट की सर्जरी होती है तो उसे उठाने के लिए फिजियो ही चाहिए। और तो है, न्यूरो है, ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद चाहिए, ये टीम वर्क होता है, ये सिंगल वर्क नहीं होता कभी भी कि सिर्फ MBBS ही ट्रीटमेंट कर रहा है, फिजियो कुछ नहीं कर रहा। तो MBBS, नर्सेज, कंपाउंडर्स, एवरीबडी, दे आर डूइंग देयर वर्क and they are doing their great jobs. So yes, it's a team work और टीम वर्क में ही हम काम करते हैं। So thank you so much। ये था एक छोटा सा वीडियो। जो लोग ये चाहते हैं कि BPT के बाद हमें क्या करना चाहिए, यस, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। और सर्टिफाइड कोर्सेज कीजिए, उनका भी बहुत स्कोप है। और आप कॉलेज में भी लग सकते हैं, कहीं लेक्चरर लग सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। यस, देयर इज़ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो बेस्ट ऑफ लक। और बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए, क्योंकि ये प्रोफेशन इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। बस थोड़ा अवेयरनेस, यस, मैं कहूँगी कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दे अवेयर, उनको पता है कि मुझे रिप्लेसमेंट हुआ है नी का, तो मुझे उसके बाद फिजियोथेरेपी लेनी है। बट यस, कुछ एरियाज़ में अभी नहीं है, बट ये धीरे धीरे आ जाएगी। और जब हम अवेयर करेंगे लोगों को, तभी पता चलेगा कि सर्जरी से पहले बाद में कितनी रिक्वायरमेंट है फिजियोथेरेपी की, या फिर जैसे जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं उनके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है। एंड दिस इज नॉन एंडिंग टॉपिक। मतलब मैं अपने प्रोफेशन के बारे में नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं सुनूंगी। और यस, इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। सो thank you so much. Share this video to needy one. Bye.